विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 8 में वर्णित रचना 12 मासा, जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आज हम कवि मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। इनका परिचय बिंदुवार इस प्रकार से है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी में हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। जायस नामक स्थान पर रहने वाले मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी में हुआ। इसी कारण मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस के रहने वाले थे। इसी कारण वे जायसी कहलाए, मलिक मोहम्मद जायसी। इसीलिए उनके नाम में जायसी शब्द जुड़ा। वे अपने समय के सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे। उन्होंने सैयद अफरस और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनका पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना जाता है। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनका पद्मावत जो प्रेमाख्यान है, प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के प्रारंभ से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान नीतियां आती है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के प्रेम की कथा है। जायसी ने इसमें लौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। जायसी ने इसमें लौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार से किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है। प्रेम का यह लोकधर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है, बराबर चलती रहती है। फारसी की मसनवी शैली में इस काव्य की रचना की गई है। फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है, यह बराबर लगातार चलती रहती है। स्थान स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख अवश्य आता है। इसमें अलग अलग स्थानों पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख आता रहता है। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई शैली अपनाई है। भाषा उनकी ठेठ अवधी है। दोहा चौपाई छंद में रचित इस रचना की भाषा अवधी है। भाषा उनकी ठेठ अवधी है और काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। इसकी काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है और इसकी भाषा अवधी है। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव है। लोक जीवन के व्यापक अनुभव को जायसी ने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत उपमा, रूपक, लोकोक्तियां, मुहावरे, यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा पर ही लोक संस्कृति का प्रभाव है, जो उनकी रचनाओं को नया अर्थ और सौंदर्य प्रदान करता है। उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के रूपक, उपमा,
इत्यादि अलंकारों का प्रयोग, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग, यहां तक कि उनकी पूरी काव्य भाषा पर लोक संस्कृति का बेहद प्रभाव दिखाई पड़ता है, जो उनकी रचनाओं को नया अर्थ और नया सौंदर्य प्रदान करता है। लोक जीवन का, लोक संस्कृति का विशेष रूप से प्रभाव उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है और इस लोक संस्कृति के प्रभाव से उनकी रचनाएं नए अर्थ में और नए सौंदर्य के साथ प्रस्तुत होती है। प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार से हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार से हैं: पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां, जिसमें पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, जिसमें पद्मावत रचना जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार मानी जाती है। बारहमासा के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के बारहमासा के कुछ अंश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। कवि ने शीत के अगहन और पूस माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। कवि ने शीत के अगहन का महीना, माघशीस का महीना और पोष का महीना, इन महीनों में नायिका की जो विरह दशा है उसका बेहद जीवंत चित्रण किया है। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काग के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। प्रथम अंश में हम देखेंगे कि नायिका वियोग में पीड़ित है और वियोग में जलती हुई नायिका, वियोग की अग्नि में जलती हुई नायिका भ्रमर के माध्यम से और कोये के माध्यम से, भंवरे तथा काग के माध्यम से अपनी स्थितियों का चित्रण करती हुई अपने प्रियतम को संदेश भेज रही है। द्वितीय अंश में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण हुआ है। दूसरे अंश में हम देखेंगे कि शीत से उसका शरीर कांपता है और वियोग से उसका हृदय कांपता है। इस चीज का बेहद सुंदर चित्रण किया गया है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा देता है। वर्षा होने पर और पवन के बहने पर ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है, राहत का एहसास होता है, लेकिन यहाँ पर विरह वेदना में तपती हुई नागमती को वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी उसके विरह ताप को और अधिक बढ़ा देता है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं परंतु नायिका विरह ताप में जल रही है। सभी लोग फाल्गुन के महीने में फाग खेल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है बारहमासा से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।